हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 3 के अंदर एमपी यूनिवर्सिटी 1973 के प्रोविजंस देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 सप्लीमेंट्री प्रोविज़न। तो इसके अंतर्गत सेक्शन 55 डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है किसी स्टेट्यूट और ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन को बनाने में, एक्सप्लेन करने में, तो वहाँ पर क्या होगा उसके बारे में। तो अधिनियम, स्टेट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन की व्याख्या या किसी प्राधिकरण निकाय के गठन, चुनाव, नियुक्ति या सदस्यता से संबंधित विवाद जो भी होंगे वो कुलाधिपति को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स पे फाइनल डिसीजन जो कर रहे हैं कुलाधिपति कर रहे हैं। सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तो देने के बाद कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा। बॉडी में सीमित समिति भी शामिल है तथा अपॉइंटमेंट में वेतनभोगी पदों की नियुक्ति शामिल नहीं है। यहाँ पर मतलब जो जिनको सैलरी मिल रही है वो इस चीज़ में, इन पदों में इसमें शामिल नहीं होगा। सेक्शन 56 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। तो कमिटी बनाई तो किसी भी प्राधिकरण द्वारा गठित समिति मुख्यतः उसी प्राधिकरण के सदस्यों से बनेगी। तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर समिति बन रही है तो उसी प्राधिकरण के, उसी अथॉरिटी के सदस्यों से बनेगी तथा आवश्यकता होने पर अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 57 कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसी प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी जिसने एक्चुअल में पहले जिसकी अपॉइंटमेंट करी थी, है ना, वही अथॉरिटी जिसने अपॉइंटमेंट किया था तो वही उसकी कैजुअल वैकेंसी भी भरेगा। तो आकस्मिक रिक्तता उसी प्राधिकारी द्वारा भरी जाएगी जिसने मूल नियुक्ति की थी। नया सदस्य केवल शेष अवधि तक ही पद धारण करेगा। सेक्शन 58 वैलिडिटी डिस्पाइट्स वैकेंसी, है ना। अब अगर मतलब कोई भी चीज़ पास होती, कोई भी जैसे ऑर्डिनेंस पास हुआ है, कोई इंस्टीट्यूट पास हुआ है, तो उसके लिए जो समिति बनाने की बात की गई थी, तो अगर उस समिति में वैकेंसी है उस वक्त, अगर या किसी की अपॉइंटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, उसकी प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज थी और उसके बावजूद वो पास किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड होगा, वो वैलिड ही माना जाएगा। तो केवल रिक्ति के कारण, है ना, खाली वैकेंसी थी, गठन या नियुक्ति में दोष हुआ है अथवा ऐसी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि जिसमें मामले की गुण प्रभावित न हो। हाँ, उससे ये भी होना चाहिए कि जो जिस मैटर पे काम किया गया उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना, उसके मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो, तो उसके कारण कार्यवाही को अवैध नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ वैकेंसी या नियुक्ति में दोष हुआ था तो उसके कारण उसको इनवैलिड नहीं माने जाएंगे, है ना। फिर सेक्शन 59 में कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड सर्विस डिस्प्यूट्स। प्रत्येक वेतनभोगी अधिकारी या फिर शिक्षक की नियुक्ति लिखित अनुबंध से होगी। जिसको भी सैलरी पर रख रहे हैं, मतलब जो भी ऑफिसर या जो भी अथॉरिटी है जो सैलरी पर रह रहा है, या टीचर्स जो लेक्चरार जिनको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो लिखित अनुबंध से उनको रखा जाएगा। सेवा विवाद पहले कुलपति द्वारा तय किए जाएंगे ना। अगर कोई सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो जो कुलपति है, जो वाइस चांसलर है, वो तय करेंगे तथा अपील कुलाधिपति या अधिकरण। और अगर नहीं भी इनसे नहीं होता है, मतलब फिर भी सेटिस्फाई नहीं है पर्सन, तो फिर अपील की जाएगी कुलाधिपति या फिर ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है जिसके अंदर कुलपति, वरिष्ठ सचिव, वरिष्ठ प्राचार्य से मिलकर एक ट्राइब्यूनल होगा, उनके समक्ष अपील की जाएगी। सेक्शन 60 पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करता है। तो विश्वविद्यालय पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि की व्यवस्था कर सकता है ना। तो यूनिवर्सिटी भी इन सब चीज की व्यवस्था करेगा। और राज्य सरकार प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 लागू कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्ट को लागू कर सकती है अपने जो भी पेंशन के लिए और मतलब बीमा और भविष्य निधि के लिए जो भी जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है, मतलब जो ऑफिसर्स हैं उन पर ये प्रोविजन लागू हो रहा है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए प्रोविडेंट फंड भी एक्ट लागू कर सकती है। सेक्शन 61 प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स। अब इस एक्ट को लागू करने के लिए जिस भी अथॉरिटी, मतलब जिस भी ऑफिसर ने सद्भावना में, है ना, गुड फेथ में काम किया है, तो गुड फेथ में काम करने के बावजूद भी अगर कुछ ऐसी वायलेशन हुए हैं, तो वहाँ पर उनको मतलब सद्भावना में किए काम के लिए उन पर कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। ये प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो एक्ट के पालन करने के लिए जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके लिए दिए गए।
तो अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना में किए गए कार्यों के लिए किसी व्यक्ति पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब सेक्शन 62 अप्रूवल फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, केवल वही व्यक्ति शिक्षण करेगा जिसकी योग्यता और विषय शैक्षणिक परिषद द्वारा स्वीकृत हो तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। नेक्स्ट है सेक्शन डेफिनेशन ऑफ टीचर्स। तो सेक्शन 63 में टीचर्स की डेफिनेशन दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा सेक्शन। तो प्रोफेसर एंड रीडर की परिभाषा यूजीसी के वेतनमान राज्य द्वारा स्वीकृत के अनुसार होगी। तो यहाँ पे जो यूजीसी ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग प्रोफेसर रीडर की परिभाषा है। विजिटिंग प्रोफेसर अल्पकालिक और निश्चित अवधि हेतु नियुक्त होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी विजिटिंग प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर है, वो अल्पकाल के लिए होंगे या फिर निश्चित अवधि हेतु नियुक्त किए जाएंगे। ये डेफिनेशन में बताया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोफेसर रीडर के अतिरिक्त अगर कोई शिक्षक है, लेक्चरार कहलाएंगे वो, है ना। तो इनके अलावा अगर कोई शिक्षक है तो लेक्चरार होंगे। कॉलेज प्रोफेसर में शिक्षण व शोध करने वाले प्राचार्य भी शामिल होंगे और अंशकालीन या मानद शिक्षक भी लेक्चरार माने जाएंगे। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ टीचर्स दिया गया था सेक्शन 63 में। 64 टर्म ऑफ ऑफिस, तो वरिष्ठता इंस्टीट्यूट या सेवा अवधि के आधार पर तय होगी, है ना। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स में बोला गया है या जो सेवा अवधि बताएगी उसके अकॉर्डिंग ही सीनियरिटी डिसाइड होगी। यदि पद या योग्यता समाप्त हो जाए तो सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर सेक्शन 65 रेजिग्नेशन, सदस्य अपना त्याग पत्र रजिस्ट्रार को देगा। अधिकारी का त्याग पत्र स्वीकृति मिलने पर प्रभावी होगा, ठीक है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब प्रभावी माना जाएगा। सेक्शन 66 में डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है कि अयोग्यता कब आएगी। तो मानसिक अस्वस्थता हो गई है, गंभीर रोग हो गया है, दिवालियापन या नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्धि होने पर अपात्रता आ जाएगी। और अपात्रता पर निर्णय कुलाधिपति का अंतिम होगा कि उसको अपात्रता है या नहीं है, तो इस पर डिसीजन कुलाधिपति करेगा। सेक्शन 67 रिमूवल फ्रॉम रजिस्टर और अथॉरिटी, तो दुराचार या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य कोई कर रहा है तो जांच होगी। जांच या अधिकरण की कार्यवाही के बाद कुलाधिपति सदस्य को हटा सकता है और उसको क्या करेगा, विद्यालय हित में जांच से छूट दी जा सकती है। तो यहाँ सीधे से ये बोला है कि अगर कोई दुराचार कर रहा है या यूनिवर्सिटी के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उस पर जांच की जाएगी। फिर जो अधिकरण की कार्यवाही पूरी कर ली उसके बाद कुलाधिपति क्या करेगा, उस सदस्य को हटा सकता है। हाँ, कुछ कुछ केस में अगर यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में हो तो जांच से छूट भी दी जा सकती है, जांच करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 68 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, तो अधिनियम के क्रियान्वयन में अगर कठिनाई आती है तो राज्य सरकार आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन की जरूरत है, इसमें और कुछ होना चाहिए, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आदेश जारी कर सकता है। सेक्शन 69 मॉडिफिकेशन फॉर न्यू यूनिवर्सिटीज, तो 1/1/1983 के बाद स्थापित विश्वविद्यालय यह अधिनियम चतुर्थ अनुसूची के अनुसार संशोधित रूप में लागू होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्ट खत्म होता है, लेकिन इसका शेड्यूल 2 में यूनिवर्सिटीज देखिए तो हम वो भी देख लेते हैं। शेड्यूल 1 में जो दिया गया है, जो पहले एक्ट लागू थे वो उनको रिपील किया गया है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, रिपील एक्ट है। तो इसमें कुछ 8 पुराने एक्ट दिए जो 1946 से 1970 तक है, उनको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब एमपी विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 लागू हो गया जो सभी यूनिवर्सिटी पर समान रूप से लागू। पहले यूनिवर्सिटी जो होती थी वो अपने अपना एक्ट खुद बनाती थी, उसके अकॉर्डिंग होता था। तो यहाँ पर फिर अलग अलग तरीके के प्रोविजन हो जाते थे, तो इसलिए यहाँ पर ये एक ही एक्ट लाया गया, एमपी विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। तो इसका उद्देश्य क्या है, यूनिफॉर्म हायर एजुकेशन लॉ एंड सिंगल फ्रेमवर्क। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या दिया गया, यूनिवर्सिटीज दी गई और उनके ज्यूरिडिक्शन दिए गए। तो विश्वविद्यालय का नाम, उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा और क्षेत्राधिकार, मतलब किस किस जिले पर ये यूनिवर्सिटी लागू होगी, ये दिया गया है। पार्ट 1 में स्टेट यूनिवर्सिटीज दे दी गई है और पार्ट 2 में स्पेशल यूनिवर्सिटीज दे दिए गए जो बाद में नए विश्वविद्यालय जोड़े गए हैं ना। 2019 से 25 तक के संशोधनों को इसमें लिया जाएगा। मतलब इसमें है कि ये जो पार्ट 1 में जो दिया गया ऑलरेडी यहाँ पे जब एक्ट लाया गया था तो कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दे दिए गए थे और
पार्ट 2 में वो यूनिवर्सिटी आएगी जो बाद में एक्ट लागू होने के बाद फिर कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो उसको नई यूनिवर्सिटी को पार्ट 2 में उनकी एंट्री कर कर लाया जाएगा। थर्ड शेड्यूल में सेक्शन 52 में संकट की स्थिति में अधिनियम को संशोधित रूप में लागू किया जा सकता है। तो सेक्शन थर्ड शेड्यूल में ये दिया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी आई है तो वहां पे अधिनियम में संशोधित किया जाएगा और कुलपति की नियुक्ति की जाएगी कुलाधिपति। यहाँ पे फिर नया कुलपति अपॉइंट किया जाएगा कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श लेकर, और सभी शक्तियां अस्थायी रूप से कुलपति में निहित हो जाती है। और जितने भी जो कमिटी वगैरह जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एकेडमिक काउंसिल है और भी जो कमिटीज है, उन सबकी पावर कुलपति अस्थायी रूप से यहाँ पे यूज करता है। कब? इमरजेंसी के केस में, और ये सेक्शन 52 में ये बोला गया है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम देख लेते हैं। तो जो शेड्यूल सेकंड है उसके पार्ट 1 में राज्य विश्वविद्यालय दिया गया है कि 2026 तक में क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 2026 तक के अपडेट के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय उनके क्षेत्राधिकार की पूरी सूची दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नए विश्वविद्यालय भी जोड़े गए। तो पहला है देवी विश्वविद्यालय इंदौर यहाँ इसका मुख्यालय है, और इंदौर, धार, झाबुआ जिले इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें पहले निमाड़ के जिले जो आते थे वो भी थे, लेकिन अब टांटिया भील विश्वविद्यालय आ गया तो वहां पर निमाड़ के जिले जो है वहां हस्तांतरित कर दिए गए। फिर है विक्रम विश्वविद्यालय, तो अब इसका नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया, और इसमें उज्जैन संभाग के जिले जैसे उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और देवास को शामिल किया गया है। इसमें आगर मालवा का स्पेशल ऐसे नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये तो आगर मालवा का यहाँ पे क्लियरली किसी संशोधन से नाम नहीं आया, लेकिन ये शाजापुर से क्योंकि शाजापुर पर विक्रम यूनिवर्सिटी लगती है और शाजापुर से ही अलग होकर ये 51वां जिला बना था 2013 में, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये भी विक्रम यूनिवर्सिटी के तहत ही आएगा। फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जिसमें जबलपुर मुख्यालय जबलपुर है, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी और नरसिंहपुर पे ये लागू होगा। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है इसका मुख्यालय, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया जिले इसमें शामिल है। अब इसमें जो गुना, अशोकनगर और शिवपुरी है ये अब तात्या टोपे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ गए, तो यहाँ पे क्षेत्राधिकार ये परिवर्तन हुआ है। फिर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो भोपाल में इसका मुख्यालय है ना, तो भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के मिलकर ये है, तो भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, और ये जो है नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, ये नर्मदापुरम संभाग के जो जिले हैं वो इसमें शामिल है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, बाद में मैहर और मऊगंज को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। फिर पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ये जिले इसमें कंसिडर होंगे। ये भी जो नया है बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, तो इसमें सागर संभाग के जिले हैं, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ और निवाड़ी, लेकिन दमोह और सागर के लिए यहाँ पे अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय लाया गया है, जो रिसेंटली नए मतलब 2024-25 में इनका बनाया गया है। नेक्स्ट राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के लिए है। पांडुर्ना इसमें शामिल नहीं है, मतलब पांडुर्ना के लिए कोई अलग से नहीं लाया गया है, लेकिन छिंदवाड़ा से अलग होकर ये 54वां जिला बना था पांडुर्ना, तो वो भी इस छिंदवाड़ा मतलब इस शंकर शाह विश्वविद्यालय के तहत शामिल हो जाएगा। तो ये इसके लिए कोई पांडुर्ना के लिए कोई संशोधन नहीं है। क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय, तो ये निमाड़ क्षेत्र जो जिस पर देवी विश्वविद्यालय डीएवीबी के तहत आते थे, लेकिन अब ये नया बनाया गया है, खरगोन में इसका मुख्यालय है, तो उसमें खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर जिले ये सब इसमें शामिल किए गए हैं, और झाबुआ और धार डीएवीबी में शामिल है। फिर क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में ये भी नया बना है, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले के तहत ये शामिल है। और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, तो इसमें सागर और दमोह जिले के लिए ये लाया गया। इसमें कुछ तो पार्ट 1 में ही दिए गए थे और बाद में ये जैसे पार्ट 2 में शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में क्रांतिवीर तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई, क्रांति सूर्य टांटिया भील और पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, ये 4 नए ऐड करके यहाँ पर शामिल किए गए। तो ये लिस्ट हमारी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट है और ये जिले हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।